हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटीज एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, यह कॉन्सेप्ट आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ना ही रहेगा। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, और सभी चीज़ों पर हम जब बात कर रहे हैं तो आपको यह बातें भी ध्यान रखनी है कि इस यूनिट के अंतर्गत हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं चेकआउट किए हैं तो जरूर चेकआउट कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स लास्ट ईयर प्रोवाइड किए थे, तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि वान डेर वाल्स फोर्सेस एक्चुअली होता क्या है, यह कैसे खोजा गया था, इन सभी चीज़ों पर। उसके बाद हम इसका डिफिनीसन और इसमें कुछ चीज़ों को नोट पॉइंट के तौर पर हम लिखेंगे, और साथ ही साथ हमें इनके टाइप्स पर भी बातें करनी रहेंगी। और कुछ हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस पहले यह बात समझा जाता था कि ऐसा कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बट एक एक करते हुए सभी धागों को हम खोलते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी को लेकर बैठ ही चुके होंगे, तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, वान डेर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा V जो होगा वह स्मॉल में होगा, तो वान डेर वाल। अब यहाँ पर W जो होगा वो कैपिटल में होगा, तो वान डेर वाल्स फोर्सेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो फॉरेन साइंटिस्ट होते हैं उनमें कुछ अलग अलग देशों के साइंटिस्ट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के नामों को स्पेलिंग्स में लिखा जाता है। आप श्रोडिंगर को देखेंगे तो श्रोडिंगर में जो ओ लगा होता है उस पर डबल डॉट बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ लॉजिक होता है, बट यहाँ पर हम उन लॉजिक्स पर नहीं बात कर रहे हैं। बस आपको ये समझना है कि वान डेर वाल्स फोर्सेस में स्पेलिंग क्या रखना है। और फिलहाल अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, हम सभी यह बात जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मली दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल, जिसे हम आयनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसे हम नॉर्मली कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम काफ़ी सारा जानते हैं, जैसे कि अगर आयनिक मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं तो आयनिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास दो अपोजिट चार्ज्ड आयन एक दूसरे से एक बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं, जिस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता बल्कि डोनेशन होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये सभी जानते होंगे कि यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर देता है। खैर वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर जब बात करते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऐसे दो एटम्स होते हैं जो एक कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें किसी भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं पाई जाती। पोलैरिटी मतलब क्या, इनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। जबकि हम पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर बात करते हैं तो जो दोनों एटम्स लगे रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पर निगेटिव चार्ज आएगा, यह बात हम सभी जानते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है, तो अब यह जो NaCl होता है
या फिर जो हमारे पास यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत जो दो एटम्स होते हैं, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जो फोर्स इन दोनों एटम्स को क्या करता है, बांधे रखता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से एक बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो दोनों एटम्स होते हैं, जो अपोजिट चार्ज्ड आयंस हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जबकि हम कोवैलेंट बॉन्ड में बात करते हैं तो दोनों एटम एक कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब उन दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार, या फिर हम ऐसे भी कहेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट ऐसा कहा जाता था कि जितने भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता। ठीक है, तो फिर उसके बाद वान डेर वाल ने रिसर्च करना स्टार्ट किया और इन्होंने देखा कि ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है जिसमें अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तब यह बात कही जाने लगी कि चाहे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों में ही हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा। अब ये जो फोर्सेस होंगे इनके नेचर डिपेंड करेंगे उनके डिस्टेंस के बीच में, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बात समझनी चाहिए कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो वान डेर वाल फोर्स के लिए बताया जा रहा है, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। जैसे जैसे एटम्स के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो और भी कमज़ोर होता चला जाता है, और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जहाँ पर वान डेर वाल फोर्स पाया ही नहीं जाता, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आयनिक मॉलिक्यूल हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है, ये बात कही जा रही है। तो अब इसी के बेस पर हम वान डेर वाल फोर्सेस में कुछ चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा दिया, इसके अलावा आपको कोई और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एक करते हुए हम और भी चीज़ों पर अभी बात करते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि वान डेर वाल, ठीक है, वान डेर वाल, ठीक है, वान डेर वाल पॉइंटेड दैट, ठीक है, इन्होंने खोजा कि या फिर इन्होंने यह बताया कि, ठीक है, वान डेर वाल पॉइंटेड दैट, क्या बताया इन्होंने कि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस आल्सो exist in non-polar molecules। ठीक है, ये सबसे पहली बात इन्होंने ही बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम्स के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जबकि यह बात पहले मानी जाती थी या जानी जाती थी या फिर समझी जाती थी कि जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने वान डेर वाल ने रिसर्च किया और यह बात उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद यह बात बोली गई कि जो हमारे पास वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस, ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस आर इंटरैक्शन, ठीक है, इंटरैक्शंस, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन, ठीक है, ध्यान देते हुए चलिएगा, सभी चीज़ों को एकदम बारीकी से समझना है। ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस आर इंटरैक्शन बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम, वान डेर वाल फोर्सेस आर इंटरैक्शन, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वान डेर वाल
फोर्सेस आर इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एटम्स, ठीक है, दैट आर डिपेंड, ठीक है, दैट आर डिपेंड, ठीक है, जो डिपेंड करता है, दैट आर डिपेंड बिटवीन, दैट आर डिपेंड, एक मिनट, यहाँ पर मैं सेंटेंस को एक्चुअली पूरी तरीके से लग रहा है सही से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। वंडर वाल फोर्सेस आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एटम्स दैट आर, ठीक है, दैट आर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या बात मैं लिखना चाह रहा था ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ये लाइन तो हम समझ गए हैं, ये दूसरी लाइन हमारे पास क्या कहता है, यह बात कहता है कि वंडर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि दो एटम्स के बीच में ही पाया जाता है। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जब यह पाया जाता है तो यहाँ पर जो दोनों एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है इस पर डिपेंड करता है कि वंडर वाल फोर्स पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी इसी पर ही डिपेंड करता है। जितना करीब दोनों एटम्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा वंडर वाल फोर्सेस पाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। लेकिन जितना ही ज़्यादा दूर रहेंगे उनके वंडर वाल फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो उतने ही कम होते हैं। तो वही बात यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में अभी आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं यह भी समझाऊंगा कि वंडर वाल फोर्सेस किस लिमिट पर हमारे पास ऐसा पाया जाता है कि वंडर वाल फोर्सेस है ही नहीं, और किस लिमिट के बीच में यह अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, और किस लिमिट के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो यह रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करने लगता है। यह सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को लिखते हैं। यहाँ पर लिखिएगा कि दीज, ठीक है, दीज फोर्सेस मतलब क्या, वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। दीज फोर्सेस आर मच मोर वीकर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि दीज फोर्सेस आर मच मोर वीकर देन एनी अदर केमिकल फोर्सेस, ठीक है, एनी अदर केमिकल फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिएगा कि इन कैटेगरी, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ किस कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, इन द कैटेगरी ऑफ वीकर फोर्सेस, ठीक है, यानी कि हम कमज़ोर बंधों के अगर कैटेगरी में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वंडर वाल फोर्सेस होता है ना, वंडर वाल फोर्सेस आर लोवेस्ट, ठीक है, आर लोवेस्ट प्लेस, ठीक है, आर लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट फोर्स लिख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम अगर वीकर फोर्सेस की कैटेगरी में देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जितने भी हमारे पास मेन बॉन्ड्स नहीं होते, जैसे कि मेन बॉन्ड्स मतलब क्या, हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये बहुत ही हमारे पास पावरफुल बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, और अगर हम वंडर वाल फोर्स को भी ले लेते हैं या फिर और भी हमारे पास बहुत सारे वीकर फोर्सेस पाए जाते हैं, तो उन सभी फोर्सेस में अगर हम बात करते हैं तो वंडर वाल फोर्स जो होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। अगर हम वीकर फोर्सेस की कैटेगरी में बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बंध वंडर वाल फोर्स होता है, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि वंडर वाल, ठीक है, वंडर वाल फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम
यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। या फिर इसी को ही हम दूसरे और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि कोहेसिव फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ। ये तो हमारे पास एक जनरल सा पॉइंट हुआ जो आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दीज फोर्सेस, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वंडर वाल फोर्स है, दीज फोर्सेस आर एराइज, ठीक है। एक्चुअली ये एराइज क्यों होते हैं, पाए क्यों जाते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लेते हैं। दीज फोर्सेस आर एराइज बिटवीन एटम्स, ठीक है, बिटवीन एटम्स, ठीक है। दीज फोर्सेस आर एराइज फ्रॉम, ऐसे लिखिए, दीज फोर्सेस आर एराइज फ्रॉम इंटरैक्शन, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स लिख लीजिए, या फिर आप इसी के यहाँ पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर मैं ORR करते हुए मॉलिक्यूल्स भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो वंडर वाल फोर्सेस होते हैं ना, वो एक्चुअली एटम्स के बीच भी पाए जाते हैं, आयंस के बीच भी पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी पाए जा सकते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि वो दोनों एटम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो दोनों आयंस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तभी जाकर हमारे पास वंडर वाल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को समझ लिया है, सारी चीज़ों को हम समझते चल रहे हैं और हम थोड़ा तेज़ी से अब लेकर चलेंगे, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक्चुअली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। वैसे नीचे और भी चीज़ें लिखी जा सकती थी, बट नीचे जितना मैं नीचे लिखता हूँ उतना ही आपको दिक्कत होती है ऐसे चीज़ों में, तो इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो समझ में आया ना वंडर वाल फोर्सेस क्या होता है। वंडर वाल फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, या अट्रैक्शन की तरह भी काम करता है, या रिपल्सन की भी तरह काम करता है। अभी आगे चलते हुए इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। और यह इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, इसे हम कहते हैं वंडर वाल फोर्स, इसे हम कहते हैं इंटरैक्शन फोर्स, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इसी को ही हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं। आप लोगों को अक्सर यह भी नाम से पूछ लिया जाता है कि कोहेसिव फोर्सेस को डिफ़ाइन करिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसके हम टाइप्स पर भी बातें करेंगे अभी, तो यहाँ पर फ़िलहाल इतनी चीज़ों को हम पहले समझें तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। तो और हाँ, एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि वंडर वाल फोर्स से आपको ध्यान रखना है कि वंडर वाल फोर्स जो होता है वह एटम्स के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो किसी भी प्रकार से वंडर वाल फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हमने वो सारी चीज़ें बातें कर ली हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दीज फोर्सेस, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरी शॉर्टेस्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव, वेरी शॉर्टेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्सेस दैट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि वेरी शॉर्टेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट जो कि
एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्ट इन ऑल काइंड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, हम चाहे आयंस के दो एटम्स को ले रहे हैं, चाहे हम मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स को ले रहे हैं, या फिर हम दो आयंस को ले रहे हैं, या फिर हम दो मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं, या फिर आप दो एटम्स को लेंगे, उनके बीच वान डर वाल फोर्स हर हालत में पाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि उनका डिस्टेंस जो होगा उस पर मैटर करेगा कि वान डर वाल फोर्स किस अमाउंट में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर और भी चीज़ें लिख लीजिए कि दैट, ठीक है, दैट डिपेंड, ठीक है, यहाँ पर वही बात मैं लिख दे रहा हूँ कि दैट डिपेंड, एक मिनट, दैट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें समझो आप लोग। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं इनके बीच कोई फोर्सेस नहीं पाया जाता, लेकिन वान डर वाल फोर्स नोबल गैसेस के दो एटम्स के बीच भी पाया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो अक्रिय होते हैं, उनके जो ऑक्टेट्स होते हैं वो सभी फुलफिल होते हैं। इनमें अगर इलेक्ट्रॉनों पर बात करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अनपेयर नहीं होते, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं वान डर वाल फोर्सेस पर, तो दुनिया में चाहे कोई भी दो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आ गया है जहाँ पर वान डर वाल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो हर दो एटम्स के बीच वान डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो नोबल गैस हो, चाहे वो हैलोजन गैस हो, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो, चाहे वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो, लैंथेनाइड हो, या फिर हमारे पास एक्टेनाइड्स हो, सभी में यह एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि वान डर वाल्स forces are also exist in noble gases। ठीक है, मैंने क्या बताया आप सभी को कि नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी एक दूसरे से क्या करते हैं, वान डर वाल्स फोर्स की सहायता से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है कि द मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखिए। ठीक है, द मैग्नीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी से, चाहे आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों ही फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सॉलिड में वान डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जबकि गैसेस में जो वान डर वाल फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो वान डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सॉलिड टू गैस की तरफ क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है। सॉलिड्स का डिफिनीशन यह कहता है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, और जो गैसेस के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि वान डर वाल फोर्स जो होता है वो एटम्स के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जब सॉलिड्स में हम बात कर रहे हैं तो इनके एटम्स एक दूसरे के करीब करीब पाए जाते हैं तो ज़्यादा ही होगा, और जब हम गैस पर बात करते हैं तो इनके एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, तो इनके वान डर वाल फोर्सेस ऑब्वियसली कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन, अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली वान डर वाल फोर्सेस का जो नेचर होता है वो कैसे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि द नेचर ऑफ वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है, वान डर वाल्स फोर्सेस
ठीक है। द नेचर ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इज डिपेंड upon the distance between एटम्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, इन पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, तो एक एक करते हुए पॉइंट्स के फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, when the distance between two atoms is, ठीक है, 0.9 नैनोमीटर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। ठीक है, जब हमारे पास 0.9 नैनोमीटर्स से, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, when the distance between the two atoms is, ठीक है, greater than, ठीक है, greater than 0.9 नैनोमीटर्स। ठीक है, 0.9 नैनोमीटर से अगर दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.9 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में देन, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा सिचुएशन में यह होता है कि देयर आर, ठीक है, देन वंडरवाल फोर्सेस कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वंडरवाल फोर्स वहां पर पाया नहीं जाता है। लेकिन दूसरे सिचुएशन में बात करते हैं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज, ठीक है, इज इन range of 0.9 to 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 0.9 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर के बीच है, तो ऐसा सिचुएशन में देन द नेचर, देन ऐसे लिखिए, ठीक है, देन द नेचर ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास जो वंडरवाल फोर्स होता है उसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि ऐसे सिचुएशन में दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाए, तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन यह कहता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, एटम्स, and the distance between two atoms is less than 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, तब ऐसा सिचुएशन में जो नेचर होगा देन दी, ठीक है, देन दी नेचर इज रिपल्सिव। ठीक है, क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। अब समझो इस बात को, ये तीनों लाइन क्या बात बोल रहा है, यह एक रेंज डिसाइड कर रहा है कि 0.9 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर तक आपको ध्यान देना है। अगर 0.9 नैनोमीटर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, तो ऐसा सिचुएशन में वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ही सबसे ज्यादा कम अमाउंट में वहीं पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच का 0.9 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब 0.9 नैनोमीटर से
घटता चला जाता है दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर वह 0.4 नैनोमीटर्स और 0.9 नैनोमीटर्स के बीच का है तो ऐसे सिचुएशन में वान डेर वाल फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी कि दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन 0.4 नैनोमीटर से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है तो ऐसे सिचुएशन में दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे को रिपल करने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि दूर धकेलना लग जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी वान डेर वाल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या हमने अपने इस वीडियो में वान डेर वाल फोर्सेस पर सारी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है। अब हमें इसमें टाइप्स पर बात करना है कि वान डेर वाल फोर्सेस के क्या प्रकार हैं, तो उन्हें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बातें करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर, समझ में आ रही होंगी, तो सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर नोट्स अभी नहीं बना रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हर एक चीज़ों का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।